हमें कार्य करना है देश की उस 69% जनसंख्या पर जो युवा है, लेकिन उसके अंदर चरित्र का बल अभी उत्पन्न नहीं हुआ। कि आपकी भुजाओं में वो ताकत है, आपकी वाणी में वो ताकत है, आपके छाती में वो ताकत है, आपके मस्तिष्क में वो ताकत है, आपके पास शास्त्रों का जखीरा है। पावन चिंतनधारा आश्रम के संस्थापक पूजनीय पवन सिन्हा गुरुजी, इनका सम्मान श्री चैतन्य तागड़े जी करेंगे। मैं उनसे विनती करता हूं कि वे पूजनीय पवन सिन्हा गुरुजी का सम्मान करें। सनातन राष्ट्र का कार्य करने वाले ऐसे संत आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका आशीर्वाद आज हमें प्राप्त होने वाला है। अब सनातन राष्ट्र और युवा जागरण इस विषय पर पूजनीय डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी हमें संबोधित करेंगे। आप गाजियाबाद के पावन चिंतनधारा आश्रम के संस्थापक हैं। यह आश्रम युवाओं के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास की दिशा में कार्य कर रहा है। आप हिंद बलूच फोरम के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं तथा राष्ट्रीय सैनिक संस्था के संरक्षक भी हैं। आपको व्यास सम्मान जैसे राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपने 5 सहस्त्र से अधिक टीवी एपिसोड्स, सैकड़ों लेख, व्याख्यान और कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों, अभिभावकों और युवाओं के मनोविज्ञान तथा धर्म पर प्रकाश डाला है। मैं गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे हमारा उद्बोधन करें। मैं अपने और आप सब लोगों के इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं और एक साथ मांगता हूं कि जोश के साथ दोनों मुट्ठियां बांध कर कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूजनीय माता जी, परम पूज्य श्री ठावले जी, जिनसे आप लोग भी भेंट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं धन्यवाद देता हूं सदगुरु श्री चारुदत्त पिंगले जी का और उनकी समस्त टीम का, सभी युवाओं को, कि उन्होंने इस सुंदर और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन होना चाहिए। मंच पर आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय मंत्री जी, जिन्होंने आयुर्वेद को न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी प्रचारित किया और आयुर्वेद की प्रतिष्ठा कायम की, ऐसे माननीय मंत्री जी श्रीपद नायक जी। मंच पर उपस्थित हैं जिन्होंने पूरे विश्व में सनातन की पताका लहराने का संकल्प लिया और उसको वो बहुत वर्षों से, मेरे ख्याल से 25 वर्षों से आप उस पताका को पूरे विश्व में फहरा रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर वो बहुत सक्रियता से बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं। ऐसे संत श्री विज्ञानंद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। माननीय नीलेश महाराज जी, आपके संबोधन से हम अभी लाभान्वित हुए। श्री शिंदे जी, जिन्होंने हिंदू के लिए, सनातन संस्कृत के लिए बहुत कार्य किया, बहुत खतरे भी उठाए। हमारे बीच में उपस्थित है श्री माहूरकर जी। उदय माहूरकर जी से यहाँ पर बहुत सारे लोग परिचित होंगे। तो उन्होंने लगातार संस्कृति के लिए बहुत कार्य किया और बड़े एजेंडा के साथ किया। और यहाँ पर
जितने साधु वृंद उपस्थित हैं, मेरे वरिष्ठ जन उपस्थित हैं, आप सबको आपके चरणों में मैं नमन करता हूँ। यहाँ पर युवा शक्ति इस हॉल के अंदर बहुत है और आपकी आवाज़ें बता रही हैं कि उम्र चाहे कोई भी हो, आप युवा हैं। युवा तो एक ज्वाला है जो सीने से उठती है और हमारे बीच में लेकिन एक छोटा सा दुर्भाग्य है, जो आप जैसे लोग हैं, जो मंच पर विराजमान लोग हैं, जो विभूतियां यहाँ पर अभी और भी आई थी, कल भी मैंने सुना, आज सुबह के सत्र में भी रही, संध्या सत्र में भी हमने सुना, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनके चरित्र में वो बल है। हमें कार्य करना है देश की उस 69% जनसंख्या पर जो युवा है, लेकिन उसके अंदर चरित्र का बल अभी उत्पन्न नहीं हुआ। मंदिर बहुत लोग जा रहे हैं, ये सुख की बात हो सकती है, लेकिन ये अंतिम सुख की बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो वहां जाके रील भी बना रहे हैं और ऐसे मंदिर भी हैं जिन्होंने ऐसे युवाओं को बैन किया। हमारे यहां चरित्र निर्माण की बात होनी शुरू बहुत थोड़े से लेवल पर हुई है, बहुत छोटे से लेवल पे हुई है। हमें चरित्र की बात करने की बहुत आवश्यकता थी भी नहीं। यह आवश्यकता कब पड़ी? 791 के बाद जब यहाँ मुगलों का आना हुआ। जब मुगल यहाँ पर आए तो उन्होंने सबसे पहले हमारी संस्कृति, हमारे चरित्र का आनंद करने का प्रयत्न किया। अब हम मजबूर हैं अपने चरित्र को उठाने की बात करने के लिए। हमने उसके बाद डच, पुर्तगीज, अंग्रेज, ऐसे लोगों को, ऐसे संस्कृतियों को जिनके पास चरित्र की बेहद कमी थी, जो संध्या भी नहीं देखते थे और युद्ध करते थे, जो पीठ में चाकू घोंपते थे और स्वयं को वीर कहते थे, ऐसे लोग हमारे चरित्र की बात कैसे कर सकते थे? क्योंकि वह तो स्वयं अपना चरित्र जानते ही नहीं थे। तो हमारे लिए ये एक बड़ा टास्क है आज कि हम अपने युवाओं को पुनर्जागृत करें, और जैसे ही हम अपने युवाओं को पुनर्जागृत करना शुरू कर देंगे, जैसे ही हमारे युवा पुनर्जागृत होने लगेंगे, जो शुरुआत हो चुकी है, तो फिर चरित्र निर्माण स्वतः होना शुरू हो जाएगा। चरित्र निर्माण कोई आसान कार्य नहीं है, ये जागृति चाहता है। और विश्व हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग पर, हमारे चरित्र निर्माण पर प्रश्न क्यों उठाता है? अरे हम तो 13% लोग हैं, लेकिन 13% लोग इस विश्व की समस्त संस्कृतियों को डराने के लिए काफी हैं। इसलिए वो हमसे डरते हैं और हमारे चरित्र को गिराते हैं। मैं याद करना चाहता हूं स्वामी विवेकानंद को। उस धरती पे जाकर उसी धरती की लाख कमियां वो गिना देते थे, क्योंकि उनका अपना चरित्र बल बहुत मजबूत था। हम श्री राम की बात करते हैं, हम श्री कृष्ण की बात करते हैं, हमें चंद्रगुप्त की भी बात करनी चाहिए, हमें चाणक्य की भी बात करनी चाहिए, हमें स्वामी विवेकानंद की बात करनी चाहिए, परम पूजनीय रामकृष्ण परमहंस जी की भी बात करनी चाहिए, अरविंदो घोष की बात करनी चाहिए, भगत सिंह की भी बात हमें करनी चाहिए, आजाद की बात हमें करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके चरित्र का वो बल था कि वो एक व्यक्ति 88 लोगों से लड़ रहा था, जूझ रहा था इलाहाबाद के उस पार्क में। ये उसके चरित्र का बल था, जिसमें राष्ट्र, राष्ट्र और केवल राष्ट्र का कल्याण था। शिवाजी को क्यों याद करते हैं? इसलिए कि वो बहुत अच्छी तलवार चलाते थे? नहीं, तलवार चलाने वाले तो और भी लोग थे। हम शिवाजी को इसलिए याद करते हैं, छत्रपति शिवाजी उनको इसलिए कहते हैं कि उनके चरित्र में वो बल था जिससे दुनिया सीखती है, और हम आज भी उनको सीख रहे। इसलिए यहाँ पर उनके नाम पर जय घोष होता है। कहीं भी हम भारत में जाते हैं, जैसे हम कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, सारे हाथ उठ जाते हैं, जय
युद्ध में भी चरित्र है। हम चरित्रवान लोग ही युद्ध कर सकते हैं, हम चरित्रवान लोग ही धर्म युद्ध कर सकते हैं। जिसके पास अपने चरित्र नहीं है वो धर्म युद्ध नहीं कर सकते। इसलिए हम जीतते हैं सिंदूर से, इसलिए हम कह के स्ट्राइक करते हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक कह के करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान को हिला देते हैं। पाकिस्तान तो छोड़िए, अमेरिका को बीच में कूदना पड़ा कि हाँ ये कहीं ऐसा ना हो हवाई जहाज उड़ा रहे जो रहे भारत के वीर पायलट, ये हमारा जहाज भी गिरा दें F-16 और उसके बाद हमारे जहाज भी किले बंद हो जाएं। एक्चुअल स्ट्रेटेजी यही थी। ये लोग भी हमसे डरते हैं और इसलिए समझ लीजिए कि आपकी भुजाओं में वो ताकत है, आपकी वाणी में वो ताकत है, आपके छाती में वो ताकत है, आपके मस्तिष्क में वो ताकत है, आपके पास शास्त्रों का जखीरा है, आपके पास एक इतिहास है। वो इतना लंबा इतिहास है कि दुनिया के सारे इतिहास उसके सामने फीके पड़ते हैं। वो आपको बताते हैं 2000 साल से ही दुनिया शुरू हुई है। फिर अब हम उनको बताने लगे हैं, लेकिन हमें उन्हें और प्रखरता से बताना है कि हमारी दुनिया कब से शुरू हुई। 30,000 वर्ष पुराना इतिहास तो हमारे रायसीना की गुफाओं से है। विमान निर्माण की कला तो हमारे यहाँ है। समुद्र को कैसे सुखाया जाता है अगस्त ऋषि ने बताया है। नदी क्यों गंगा कहलाती है, जो वेद में जाह्नवी नाम से है वो बाद में गंगा बनी, तो वो गंगा क्यों कहलाती है। इस सब के पीछे एक जो गहरा विज्ञान है उसको हमें याद दिलाना। और ये आस्था नहीं है केवल, ऐसा नहीं है कि हम डुबकी लगा देते हैं जैसे टीवी कहता है आस्था की डुबकी। ये आस्था की डुबकी नहीं है, ये विश्वास की डुबकी है। विश्वास के पीछे हमेशा विज्ञान चलता है, मुद्दों को समझने की आवश्यकता है। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, अगर ये बात आपको अपील करे तो साथ ले जाइएगा। अभी बैठे बैठे 2 पंक्तियां मुझे याद आई, मैंने लिखी, अपनी तरफ से लिखी, शिवाजी महाराज के लिए लिखी। तलवार शिवाजी की गरजी, ध्यान से सुनिएगा, तलवार शिवाजी की गरजी, शमशीर औरंगजेब की भी उठी। तलवार शिवाजी की गरजी, शमशीर औरंगजेब की उठी। दोनों में अंतर क्या था? औरंगजेब जीवन लेता था, छत्रपति शिवा मेरा जीवन देता था। यह है चरित्र। और अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारे गुण, हमारी आदतें, हमारा स्वभाव, यानी जो भी भीतर है वह चरित्र है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। एक वही व्यक्ति है जो जाकर जब शराब पीता है ये हम कहते हैं उसका चरित्र अच्छा नहीं है। एक वही व्यक्ति है जो दूध मट्ठा पीता है, हम उस पर ऐसी कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। चरित्र निर्माण, जैसे मैंने पहले भी कहा, आसान नहीं है। इसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। मैंने ऐसे तमाम लोग देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, आदरणीय शिंदे जी ने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत क्वालिफाइड हैं, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र नाम की चीज नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचारी हैं। हर भ्रष्टाचारी देशद्रोही होता है। तो चरित्र निर्माण जो है ये शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का मोहताज नहीं है। मनुष्य जो भी कुछ करता है, जो भी वो अपने परिवार में करता सोचता है, समाज में जिसकी भी इज्जत करता है,
वह अपने चरित्र के वशीभूत होकर करता है। इसलिए चरित्र का निर्माण करना बहुत आवश्यकता है। व्यक्ति विद्वान हो सकता है, लेकिन चरित्रवान हो, इसमें संदेह हो सकता है। बहुत सारी किताबें पढ़ सकता है व्यक्ति, लेकिन वो किताबें, वो पुस्तकें क्या उसके चरित्र में आई हैं, ये देखना आवश्यक है। तो चरित्र निर्माण कैसा हो, यदि कोई समस्या है तो उसका सलूशन भी तो होना चाहिए। चरित्र निर्माण कैसा हो, सबसे पहली सीढ़ी है परिवार। परिवार को क्या करना है, रोल मॉडल कौन हो बच्चों का, यह बताना है। रियल मॉडल रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं, यह बताना बहुत आवश्यक है। रियल मॉडल्स के भी अपने जो रोल मॉडल्स हैं वो रियल मॉडल्स नहीं है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों को आप रोल मॉडल क्या दे रहे हैं, उसी के अनुसार वो अपने चरित्र को ढालना शुरू करेगा। दूसरी बात है आश्रम पद्धति, जहां अनौपचारिक रूप से व्यक्ति का निर्माण होता है। अनौपचारिक रूप से, वहां कोई कोर्स नहीं, वहां कोई सिलेबस नहीं, और हर क्षण एक कक्षा है और उसी से उस व्यक्ति का निर्माण होता है। यदि आंतरिक स्वभाव अच्छा नहीं है तो आश्रम में रहकर भी उसके चरित्र का कोई निर्माण नहीं हो सकता, देवस्थान में भी उसके चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन ज़्यादातर लोग बिल्कुल किनारे खड़े होते हैं। आश्रम की जो व्यवस्था है इसे अपनी ओर, चरित्र निर्माण की ओर खींचकर वह उसे प्रतिष्ठित कर सकती है। इसीलिए हमारे यहाँ बात रखी गई समर्पण की, जिसको विदेशी लोग कहते हैं ये समर्पण नहीं है, ये कायरता है। जो लोग कुछ जरूरत से ज्यादा तार्किक बनने का प्रयत्न करते हैं वो ये कहते हैं ये समर्पण नहीं है, ये कायरता है, ये कमजोरी है। इसीलिए आप अपने गुरु के, अपने शिक्षक के, अपने माता पिता के चरणों में मस्तक टिकाते हैं। वंदे मातरम में आपने देखा होगा, उसके आगे मैं क्या कहूंगा। तो समर्पण बहुत आवश्यक है। और हमें विद्वता के बाद क्या चाहिए, ज्ञान। ज्ञान से चरित्र का निर्माण होता है। श्री कृष्ण इसी ज्ञान की बात करते हैं। ऐसे ही ज्ञान वाले भक्तों को वह सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, ऐसा श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। अगर हम ये सोचे कि आज की औपचारिक शिक्षा या स्कूलिंग या हायर यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन वो हमारे चरित्र का निर्माण करेगी, तभी नहीं करेगी, वो कर ही नहीं सकती। उसका वैसा सिस्टम ही नहीं है, उसमें शिक्षकों को उतनी छूट ही नहीं है। उनको एक क्लास के बाद दूसरा क्लास, उसके बाद दूसरा क्लास, फिर चाय पी लो, रोटी खा लो, बस उसके बाद छुट्टी की तैयारी करो, घर पहुंचो, काम करो। शिक्षकों के पास समय कहाँ है कि वह अपने चरित्र से बच्चों के चरित्र का निर्माण करें। इसलिए विद्यालय बहुत खुल गए, लेकिन चरित्र निर्माण संकुचित होता चला जा रहा है। और इसीलिए हमारे अंदर वो जो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं आ रही हैं। और सबसे बड़ी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक दो मानता हूं मैं, एक राष्ट्र से प्यार और दूसरा अपने समाज से प्यार। अगर किसी व्यक्ति में राष्ट्र से प्यार हो गया, समाज से प्यार हो गया, तो वह व्यक्ति तभी चरित्र का निर्माण कर लेगा। उसे प्यार होना चाहिए, वो चरित्र का निर्माण उसी से कर लेगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि यदि संभव हो सके, यद्यपि आपका विभाग अलग है, फिर भी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कृपा करके उन्हें ये सलाह दे दीजिएगा, जब भी कैबिनेट मीटिंग में बैठे आप लोग, कि न्यू एजुकेशन, ये जो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बन गई है, इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग पर विशेष कोर्सेस चलाए जाएं और उसमें वो लोग बिठाए जाएं जिनका अपना चरित्र उस प्रकार का है, जिनकी अपनी सोच वैज्ञानिक है, जो उस दृष्टि से सोच सकते हैं। देखिए, घरों पर, आश्रमों में, मंदिरों में मित्रवत संवाद करने की प्रथाएं शुरू करनी पड़ेगी। और अंतिम बात मैं कह रहा हूं,
भय मुक्ति सिखाइए। राम जी के गुणगान करने का क्या अंतर यदि भयभीत है व्यक्ति, और कृष्ण जी के गुणगान करने का क्या मतलब यदि व्यक्ति भयभीत है। फ्रांसिस फुकुयामा ने एक बुक लिखी थी, एंड ऑफ हिस्ट्री। मैं भी मानता हूं देयर विल बी एन एंड ऑफ हिस्ट्री। एक दिन पूरा इतिहास पूर्ण हो जाएगा, और वह दिन कौन सा होगा? जिस दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा। तो एक बार हृदय से आवाज निकालते हैं, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। महादेव।